गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं अपन। देखिए स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में, इसका बैकग्राउंड बताऊं कहाँ से आया है। अपन ने स्टूडेंट पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अपन ने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, जो अपनी जीओसी का फर्स्ट पॉइंट था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पे अपन ने परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इनकी चर्चा की थी। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो क्या है कि रिजेंट की अब्सेंस में भी हो सकते हैं, ठीक है, टेक्स प्लेस अब्सेंस ऑफ द रिजेंट। और जो दूसरे थे टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट थे, वो ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रिजेंट, मतलब हमेशा रिजेंट की प्रेजेंस में ही होंगे। उसमें जो एग्जाम्पल था वो था अपना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब उसी का पार्ट है किसका, ये एक टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है, ठीक है। समझना, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताऊं कि ये अनसेचुरेटेड एटम है, ठीक है, ये अनसेचुरेटेड स्पीसीज है। अगर यहाँ पे कोई रिजेंट डाल दूं मैं, इस पे क्या डाल दूं, कोई भी रिजेंट डाल दूं, ठीक है, रिजेंट इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल, कोई भी मैं रिजेंट डालूं, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनका क्या होता है, या तो इस एटम पे शिफ्टिंग हो जाएगी या फिर इस एटम पे शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, मतलब होगा क्या, ये हो जाएगा स्टूडेंट, या तो नेगेटिव चार्ज इस पे, पॉजिटिव चार्ज इस पे, कब, जब इलेक्ट्रॉन का मूव बी एटम की ओर होता हो, ठीक है, या फिर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का मूव ए एटम की तरफ होता हो तो ए पे नेगेटिव चार्ज होगा और बी पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, आज का जो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अपन ये लिख सकते हैं, इट इज टेम्परेरी इफेक्ट, इट इज टेम्परेरी इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट। अब देखो, टेम्परेरी इफेक्ट है तो इसके लिए रीजेंट की आवश्यकता होती है। मैंने बताया था परमानेंट एंड टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में अपन ने कंप्लीट कर लिया है इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। और कंप्लीटली अपन ने रेजोनेंस इफेक्ट के बाद में जो स्टार्ट किया है वो अपना टेम्परेरी इफेक्ट। और टेम्परेरी इफेक्ट में अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट उसका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहली बात मैंने लिख दी कि इट इज टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, टेम्परेरी इफेक्ट के लिए रीजेंट चाहिए। अब रीजेंट चाहिए मतलब ऑलवेज टेक्स प्लेस, ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द presence ऑफ रीजेंट, presence ऑफ रीजेंट। ये बातें अपन ने सीख रखी है पहले से, ठीक है, मतलब रीजेंट की प्रेजेंस में होगा और टेम्परेरी इफेक्ट होगा। अच्छा, हो क्या रहा इसमें, वो चीज यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। देखो, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, अनसेचुरेटेड एटम पे, पाई इलेक्ट्रॉन का अनसेचुरेटेड एटम पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक तरह से शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आप ये भी इसमें बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, अब ये देखो, जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये दो स्पीसीज बनती है, ये दो स्पीसीज बन रही है। देखो, अगर बी की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूव हो रहा है तो बी पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। कंप्लीट का मतलब, जैसे ए डबल बॉन्ड बी था, यहाँ पे एक बॉन्ड तो यहाँ पे लेफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे या तो इस पे आएंगे या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या है, पार्शियली नहीं है, अपन ने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है।
जो भी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो पार्शियली रूप से हो रहा था। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और कैसे होगा, कंप्लीट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये दो चार बातें आपको सिखानी थी। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है कि इट इज टेम्परेरी इफेक्ट, ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स अनसैचुरेटेड एटम। ठीक है, टुवर्ड्स वन ऑफ द अनसैचुरेटेड एटम, किसी भी अनसैचुरेटेड एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रीजेंट। उस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मतलब इसको बोल सकते हैं इट इज टेम्परेरी इफेक्ट। इन दिस इफेक्ट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स one of the unsaturated atom is called in the presence of reagent is called electromeric effect। क्लियर हो गई ये बातें आपको? ठीक है, मतलब कंप्लीट होगा तभी इस पे कंप्लीट चार्ज आएंगे। अगर इधर इधर होगा तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ए की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूव होगा तो ए पे नेगेटिव, जिस पे पॉजिटिव चार्ज। मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन का मूव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिस एटम से होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे मैं इसकी चर्चा करूं। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है टू टाइप्स से होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टू टू टाइप का होगा, जिसमें एक होगा प्लस ई इफेक्ट, एक होगा जिसको अपन बोल सकते हैं प्लस ई इफेक्ट, एंड सेकंड होगा उसको अपन बोलेंगे माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, मतलब देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वन इज प्लस ई इफेक्ट एंड अनदर इज माइनस ई इफेक्ट। देखिए ये होते क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखो प्लस ई इफेक्ट क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता। जैसे मान लो स्टूडेंट, अपन ने एक एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल लिया, ठीक है, ये अनसेचुरेटेड एटम है, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूँ। रिजेंट कौन सा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट है। ठीक है, अब देखना पाई इलेक्ट्रॉन का मूव है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूव है वो मान लो मैं इस एटम की ओर करवाता। अगर इस एटम की ओर इलेक्ट्रॉन का मूव करवाया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। बिल्कुल ये बात अपने को समझ में आती है कि जिधर इलेक्ट्रॉन का मूव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस एटम पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। आगे इतनी बात समझ में आपको? अब देखिए ये जो ई प्लस है ये कहाँ पे जुड़ता है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट की अपन ने चर्चा की है कि इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट अटैक ऑन साइड दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिच साइड कौन सी है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड है ये बात। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस आप भूल जाओ, आप तो वापिस मैं यहाँ पे आपको सिंपल बताता हूँ। जैसे ये एल्किन और ये ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल इस पे जुड़ रहा है तो देखो इलेक्ट्रॉन का मूव भी किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव जिस कार्बन एटम की ओर होता है उसी पे रिजेंट जुड़ते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं, प्लस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बात लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ हेयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन takes place towards द रीजेंट। मतलब जिस एटम पे, मतलब जिस एटम पे रीजेंट जुड़ता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन उसी एटम की ओर हो जाते हैं, इसको बोलते हैं अपन प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, अब देखो माइनस ई इफेक्ट की चर्चा करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रीजेंट ले लिया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ले लिया। अब न्यूक्लियोफाइल देखो
इस एटम पे जुड़ता है, इस एटम पे जुड़ता है, और पाई इलेक्ट्रॉन का मूव किधर होगा, इस साइड होगा। मतलब रीजेंट जिस एटम पे जुड़ता है, पाई इलेक्ट्रॉन उसका बेक एटम है, मतलब टुवर्ड्स द मूव न होके, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द रीजेंट। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट इस वाले एटम की ओर हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट या फिर रीजेंट उसके पीछे वाले एटम पे जाके जुड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं हेयर डिस्प्लेसमेंट, हेयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, displacement of pi electron takes place away from the viewer, sorry, away from the reagent, away from the reagent। देखिए समझाता हूं इसको मैं आपको वापिस, कि इसमें क्या होगा, ये जो एल्कीन है इस पे जो रीजेंट जुड़ेगा वो उस एटम पे जुड़ेगा जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन का मूव होता है। इस इफेक्ट को अपन बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। अब इसमें जो रीजेंट है उस एटम पे जुड़ेगा, उस एटम पे अटैक करेगा जिस एटम के पीछे वाले पे, जिस एटम के पीछे या फिर जिस एटम से इलेक्ट्रॉन का मूव होता है, या फिर जिस साइड इलेक्ट्रॉन का मूव होता है उसके पीछे वाले एटम पे रीजेंट जुड़ते हैं। ऐसे इफेक्ट को अपन बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ऐसे इफेक्ट को स्टूडेंट बोलते हैं अपन माइनस आई इफेक्ट। अब देखो अपने को ये समझना है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूव होता है वो कौन से एटम पे होगा। ठीक है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन किस एटम पे ट्रांसफर होंगे, ये अपने को सीखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन किस एटम पर डिस्प्लेसमेंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस ओर होगा, ये अपने को सीखना है। यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वापस रिपीट कर देता हूं, देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इट इज टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, इन दिस इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, displacement of pi electron complete transferred complete transferred towards one of the unsaturated atom in the presence of reagent, it is called electromeric effect। ठीक है, there are two types, one is plus E effect and another is minus E effect। ठीक है, प्लस E effect इसमें क्या होता है, in this displacement in this effect the displacement of pi electron towards the reagent। ठीक है, और माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है, इन दिस इफेक्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द रीजेंट। मतलब रीजेंट के दूसरी साइड पे रीजेंट आके, रीजेंट जिस साइड पे आके जुड़ेंगे उस साइड से पाई इलेक्ट्रॉन का मूव होगा। ये आप चीज ध्यान रखना माइनस आई में। ठीक है, अब देखिए आपको जो चीज मैं सिखाने जा रहा हूं आगे वो है कि जैसे मान लो यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं अपन, हेडिंग लिख सकते हैं अपन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की कौन सी डायरेक्शन होगी। जैसे मान लो ये ए एंड बी, ये अनसेचुरेटेड स्पीसीज है। ठीक है, अब इसके ये पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएंगे या फिर पाई इलेक्ट्रॉन इस एटम पे आएंगे, ये अपने को सीखना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं टू कैटेगरीज में आपको बताता हूँ क्लासिफाई करके। फर्स्ट इसमें अपन लेंगे, फर्स्ट इसमें अपन लेंगे ए एंड बी, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लेट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड बी आर सेम। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी अगर सेम होती है। ठीक है, अपन लिख सकते हैं लेट, लेट बोथ ए एंड बी हैव, पहले अपन डिफरेंट का ले लेते हैं। ठीक है, पहले अपन डिफरेंट का ले लेते हैं। मतलब लेट बोथ ए एंड बी हैव डिफरेंट, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, और दूसरा अपन लेंगे
let A and B have same इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यही हो सकता है कि इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम हो, तब कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा, और इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट हो, तब किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट के मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, सबसे पहले ले लिया मैंने कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। एक ले लिया मैंने आरसीएन ले लिया, ठीक है। एक मैं लेता हूँ इमीन्स, ये ले लिया। जैसे मैंने ले लिया, ये ले लिया किटीन, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो जिसमें जो अनसेचुरेटेड स्पीसीज है, अनसेचुरेटेड स्पीसीज है, उसमें दोनों एटम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। देखो ऑक्सीजन एटम है और दूसरा एटम कौन सा है, कार्बन एटम। मतलब किनके बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मुंह किस साइड होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन की ज्यादा कार्बन से, तो किस तरफ होगा पाई इलेक्ट्रॉन का मुंह, नाइट्रोजन की तरफ होगा। यहाँ पे बात करते हैं अपन नाइट्रोजन एंड ये है कार्बन, तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूव हो जाएगा नाइट्रोजन की ओर हो जाएगा। यहाँ पे अपन बात करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का मूव किस तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, जब अपन फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं, फर्स्ट केस का मतलब जब दोनों एटम ए एंड बी या फिर जिन एटम के बीच में अनसेचुरेशन है, उन दोनों एटम की अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ये हो जाएगा टुवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको बात। सेकंड अपन केस देखते हैं कि जब दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, जब देखो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कंट्रोल्ड बाई सराउंडिंग एनवायरमेंट, सराउंडिंग एनवायरमेंट, सराउंडिंग एनवायरमेंट, ठीक है। जब देखो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, इन दोनों एटम ही सेम है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सेम होगी, तब अपन क्या देखेंगे, इनके जो बाहर जुड़े हुए एटम है, ठीक है, इनका जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है उससे अपनी इसकी पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल होगी। मतलब इन एटम के बाहर क्या क्या ग्रुप जुड़े हुए हैं, उन एटम पे डिपेंड करेगी इनकी डिस्प्लेसमेंट का ट्रांसफर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किस एटम की ओर होगा ये इन एटम पे डिपेंड करेगा। और सराउंडिंग एनवायरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। मतलब इन डबल बॉन्ड के मतलब क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं वो अपने को चेक करना है, और उसके बेस पे अपन ये बता सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस ओर होता है। तो दोनों केसेस देखो मैंने आपको बताए, फर्स्ट जिसमें डिफरेंट हो, डिफरेंट में क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट उस एटम की ओर करेंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। सब चीज समझते हो आप लोग। अब जिसमें दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर सेम आ जाए, तो अपने को क्या चेक करेंगे, उन एटम से जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं उनका मतलब एनवायरनमेंट कैसा है, उनका नेचर कैसा है, ये अपन चीजें चेक करेंगे, ठीक है। तो ये चेक करना मैं आपको सिखा देता हूँ, काफी अपन एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। चलो चलते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट अपन लेते हैं एग्जाम्पल देखा, जैसे अपने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, तो इसमें देखो दोनों एटम सेम है, एनवायरमेंट भी सेम है,
मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव इस साइड भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन का मूव इस साइड भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुई बात आपको? देखो सेकंड यहाँ पे अपन देखते हैं CH3 C CH डबल बॉन्ड CH CH। लीजिए, देखो इसमें भी दोनों कार्बन एटम है और एनवायरमेंट भी क्या है, सेम है। मतलब H जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूव इस एटम पे भी हो सकता है, राइट है, और इस एटम पे भी हो सकता है, ये भी राइट है। ठीक है, देखिए थर्ड एग्जांपल, मतलब कोई भी करवा सकते हो, ये अपने को काम आएंगे जब भी अपन रिएक्शंस पढ़ेंगे। और एल्किन की जो रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो भी इनका करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है देखेंगे आज की क्लास में, अपन देखेंगे। तो चलिए, हेड जैसे मान लो अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड ले लूं, हेड मान लो अपन ने साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, ठीक है। तो देखो इसमें भी एनवायरनमेंट सेम है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूव इस साइड भी करवा सकते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन का मूव इस साइड भी करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों राइट है अपने लिए। अब देखो मैं कुछ वेरिएशन करता जाता हूँ। सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन एटम, ठीक है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब एनवायरनमेंट डिफरेंट आ गया। अब डिफरेंट एनवायरनमेंट आ गया तो इसका आप नेचर देखो, तो देखो यहाँ पे ये प्लस H भी शो करता है और प्लस I भी शो करता है। डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस H होता है। अब प्लस H होता है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस वाले को, तो पाई इलेक्ट्रॉन का मुंह किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड दे रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन का मुंह आगे की तरफ होगा, ये राइट होगा। आपको कभी भी ये नहीं करना है। ठीक है, देखो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है। तो जो एक मार्कोनिकोव का जो रूल चलता है, आपने पढ़ा होगा सबने। मार्कोनिकोव का जो रूल है, ठीक है, वो ये होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अनसेचुरेटेड एटम के उस एटम पे, अनसेचुरेटेड स्पीसीज के उस एटम पे आके जुड़ते हैं इस एटम पे हाइड्रोजन लिस्ट हो, ऐसा उसने कुछ बताया है। लेकिन सारे ये जो मतलब ये जो अटैचमेंट है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ रीजेंट का अटैक है, ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। मतलब या तो परमानेंट होगा, टेम्परेरी होगा, सब उन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, देखिए, तो नेक्स्ट वेरिएशन लेता हूं मैं। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट वेरिएशन लेता हूं, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे भी क्या है CH3। देखो तो इस साइड ये इलेक्ट्रॉन देंगे, प्लस H है, यहाँ पे भी ये भी प्लस H है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन की ओर, तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूव हो जाएगा ये बात। ठीक है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये राइट है। नेक्स्ट वेरिएशन कर देता हूं, जैसे मान लो ये जोड़ दिया मैंने एक CH3 और इस साइड जोड़ दिया ये CH3 एंड ये CH3। देखते ही पता चल गया होगा आपको, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, इसको तो अपन न्यूट्रल मान सकते हैं, न तो ये इलेक्ट्रॉन देता है न लेता है, मतलब न तो इसका प्लस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है न इसका माइनस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे तो देखो 2 प्लस H है, ये भी H है, यहाँ पे ओनली एक ही H है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास होगी। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो मूव होगा इधर। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन और करते हैं। अब जैसे जैसे मान लो ये केस साइक्लिक कंपाउंड में देखने को मिल जाए, ये केस अगर साइक्लिक कंपाउंड में देखने को मिल जाए इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर, ठीक है, ये भी इधर इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इधर इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो किस साइड से, इस साइड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूव हो जाएगा इस साइड पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ देता हूं। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये मैंने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया मैंने OR। ठीक है, OR ग्रुप जोड़ दिया है ना। या फिर ये जोड़ दिया मैंने OH ग्रुप जोड़ दिया, या फिर
Nr2 ग्रुप जोड़ दिया, इस तरह से ये ग्रुप जोड़ दिए। तो इन सब पे क्या है, लोन पेयर्स है, इन सब पे लोन पेयर्स है। ठीक है, अब लोन पेयर्स है तो ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब सबका प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, ये भी प्लस आर है, ये भी प्लस आर है, तो सब इलेक्ट्रॉन देंगे इस साइड, सब इलेक्ट्रॉन देंगे इस साइड। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूव मूव कौन सी साइड हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन का मूव होगा इस वाले एटम की ओर। ठीक है, अब ये चीजें साइक्लिक में अपन देखें, ये देखिए स्टूडेंट, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा इस एटम को और पाई इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऊपर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो, सपोज करो आप, ये रिएक्शंस पूछी जाती है स्टूडेंट, ये बिल्कुल रिएक्शंस में अपने को यूज लेना है। जब भी मैं आपको रिएक्शंस पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा या फिर पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, अब बताओ मेरे को। देखो ये बात है कि यहाँ पे नॉन पेयर्स है और रेजोनेंस लगेगा इसका, रेजोनेंस में अपन ने सब चीजें देखें। अगर इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम की ओर देते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है ये वाली, तो ये वाली अपने को नहीं करके आनी है। ये अपन ने रिलीजिंग पावर्स देख लिए। अब कुछ मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं। जैसे मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इस वाले पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, जैसे कौन कौन से लगा सकता हूं मैं, जैसे लगा दिया मैंने Nr2 प्लस। ठीक है, कोई भी प्लस ग्रुप हो सकता है, सॉरी Nr3 प्लस हो जाएगा, NH3 प्लस लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैं लगा सकता हूँ PMe3 प्लस लगा दो, ओके है। या फिर अब मैं लगा सकता हूँ CH3, इसमें सब हो सकते हैं, एक्स की जगह क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन एंड आयोडीन हो गया। सबके कौन से फैक्टर है ये अपन ने सब सीख रखे हैं। देखो इसका कौन सा फैक्टर है, -I फैक्टर लगेगा, इसका -I होगा, इसका -I होगा, इसका -H भी होगा, इसका -I भी होगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सब में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो जाएगा। ओके है, नेक्स्ट देखिए और वेरिएशन यहाँ पे करता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक आपको ये चीज लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी अपने लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने हेलोजन, यहाँ पे क्या लगा दिया है, हेलोजन लगा दिया। ठीक है, हेलोजन मतलब यहाँ पे लगा दिया फ्लोरीन, क्लोरीन भी लगा दिया, ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एबनॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन। देखो शॉर्टली मैं बताता हूँ, वैसे मैंने आपको डिटेल में इसको पढ़ा रखा है रेजोनेंस के बाद में। ठीक है, मैंने इसकी क्लास ले रखी है, तो शॉर्टली मैं बताऊं। देखो क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन। ठीक है, इसका तो क्या देखेंगे अपन, +R देखेंगे, डोमिनेंट -I, बाकी सबका -R, बाकी सबका -R डोमिनेंट होगा +R से। ठीक है, ये अपने को कब करना है, जब अपने को क्वेश्चन क्या पूछा जाए, जब अपने को क्वेश्चन क्या पूछा जाए, ध्यान से सुनना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, थर्ड नंबर क्वेश्चन एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड, एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन अपना बेसिक नेचर ऑफ एनिलिन एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन। अगर ये 4 क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने को ये बिहेवियर यूज करना है। मतलब फ्लोरीन का तो अपने को +R डोमिनेंट रखना -I से, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसका -I फैक्ट लगाना है, डोमिनेंट रखना +R से। अब अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जाए, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी पूछी जाइए अपने को। ठीक है, रिएक्टिविटी पूछी जाइए अपने को, तो अपने को क्या करना है, चाहे फ्लोरीन हो या फिर क्लोरीन हो, मतलब सबके क्या करना अपने को -I डोमिनेंट मानना है, किससे, +R से।
और एक अपन देखेंगे किसमें, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में। एक अपन देखेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट बनेगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ये देख लो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, या फिर प्रोडक्ट कौन सी पोजीशन पे आके जुड़ेगा, जो भी रिजेंट है कौन सी पोजीशन पे आके जुड़ेगा, या फिर ऑर्थो पे, मेटा पे, पेरा पे, या फिर सिंपली है तो कौन से एटम पे आके जुड़ेगा। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब यही होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो आप, तो इसमें चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, या फिर ब्रोमीन हो, या फिर आयोडीन हो, सबका डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होगा, प्लस आर डोमिनेंट फैक्टर होगा। ये स्टूडेंट शॉर्टली मैंने एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस आपको कवर करवा दिया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें 4 क्वेश्चन लिए मैंने। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड, एसिडिक नेचर ऑफ एनिलीन एंड सब्स्टिट्यूटेड एलिनिन। वहां पे ये देखना है कि फ्लोराइड का प्लस आर डोमिनेंट, मतलब इसमें क्वेश्चन फ्लोराइड आए तब ये करना, बाकी सबका क्या करना है, माइनस आई से क्वेश्चन करना। अच्छा, आपको रिएक्टिविटी का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो चाहे फ्लोरीन आए, क्लोरीन आए, ब्रोमीन आए, आयोडीन आए, सबका क्वेश्चन सोल्व करना अपने को माइनस आई से। अच्छा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो प्लस आर से अपने को क्वेश्चन सोल्व आउट करना है, न कि माइनस आई से क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ रहे हैं, मतलब ये पढ़ रहे हैं अपन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में इनका कौन सा फैक्ट काम में लेंगे, इनका प्लस आर काम में लेंगे, और प्लस आर जब काम में लेंगे तो इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो आई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट फर्दर वाले एटम की ओर चला जाएगा, ठीक है। चलिए ये केस अब बता दीजिए आप, ये क्लोरीन है, ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूव हो जाएगा इस साइड हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसका प्लस आर इफेक्ट लेगा। केवल ये चीजें मैंने आपको सिखानी थी, समझानी थी। अब देखिए स्टूडेंट, एक यहाँ पे और अच्छा लेता हूं मैं केस, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे जुड़ रहा है अपना CH2OH, एक तो ये है, ठीक है। और दूसरा मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे जुड़ रहा है CH2, और यहाँ पे जुड़ रहा है कोई भी हेलोजन मान लो, ठीक है, क्लोरीन मान लो, फ्लोरीन मान लो, ठीक है, हेलोजन मान लो, अक्स मान लो आप, तो किस तरफ होगा। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज याद करो, जब अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, जब अपन ने क्या पढ़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, तब मैंने ये बताया था कि CH3 का भी प्लस एच होता है, CH2Cl या फिर अक्स का, इसका भी ऑल ओवर कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस एच इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो ये इसका प्लस एच इफेक्ट होगा, और प्लस एच इफेक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन का मूव हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा मैंने आपको नहीं बता रखा, तो ये तो आपको पता होगा कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। इस बॉन्ड में जो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा वो लगेगा माइनस आई, मतलब O का माइनस आई लगेगा, O इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। अब इधर से O इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इस साइड पे, तो इस वाले पे क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पार्शियली पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी इस वाले एटम की, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये इंपॉर्टेंट केसेज है, आप ध्यान रखना, इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब आपको कोई भी रिजेंट डाल देंगे और रिएक्शंस पूछ लेंगे। चलिए ये अपन ने पढ़ लिया है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अपन इसी में देखते हैं, ये जो एल्कीन है, ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन पे क्या जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इस पे कौन सा रीजेंट है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ओके है। और जब ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, उस स्टेप को अपन बोलते हैं RDS स्टेप या फिर स्लो स्टेप। मतलब यहाँ पे पढ़ रहा हूं मैं एल्किन की रिएक्टिविटी, यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किन,
ठीक है, ये लो जी। तो देखो रिएक्टिविटी, एल्किन की रिएक्टिविटी, जब अपन ई एन यू के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ई क्या, या तो यहाँ पे अटैक हो सकता है या फिर इस पे भी अटैक हो सकता है, और दोनों यहाँ पे एनवायरनमेंट सेम है, कहीं पे भी आप करवा दो। जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा इन एटम पे, जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, उस स्टेप को अपन बोलेंगे आरडीएस स्टेप बोलेंगे। आगे जो भी होगा, जैसे मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस वाले पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, उस पे तो ई जोड़ दो, इस पे पॉजिटिव रख लो। बाकी आगे की कहानी अपन देखते रहेंगे, रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे तब देखते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल ये बताना है कि जो एल्कीन है, एल्कीन कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब एल्कीन का जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जब एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं किसी भी रिएजेंट के साथ, तो इसमें जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है वही इसका स्लो स्टेप होता है, वही इसका आरडीएस स्टेप होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, जब देखो कि यहाँ पे ये जो एल्कीन है, ये जो एल्कीन है, इसको मैं लिखता हूं, इस पे क्या जुड़ रहा है, ई प्लस। क्या चीज पढ़ने वाले हैं अपन, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या फिर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, या फिर रेट ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये किसकी तरह, ये क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस अपन ने किए हैं, अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, इस एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर मैं इंक्रीज कर दूं, अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर दूं, तो क्या ये ई प्लस है वो इजीली यहाँ पे जुड़ेंगे, और जब इजीली जुड़ेंगे या फिर फास्ट जुड़ेंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं ये लिख सकता हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी के प्रपोर्शन जब इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स इनकमिंग ई प्लस, या फिर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या फिर रेट ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कब? जब अपन न्यूक्लियोफिलिसिटी एल्कीन की बढ़ाएंगे, जब अपन एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएंगे तो रेट भी क्या हो जाएगी, एल्कीन की बढ़ जाएगी, या फिर रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, या फिर इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफिलिक है उसके प्रति जो भी नेचर है एल्कीन का वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जुड़ने के लिए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे एक एग्जांपल लूं मैं, ये एल्कीन है, यहाँ पे ग्रुप जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये एल्कीन है सिंपल, ठीक है एग्जांपल। और तीसरा एल्कीन लिया मैंने, एल्कीन, इस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये जोड़ दिया। ठीक है, अब बताओ स्टूडेंट, अब आप बताइए मेरे को कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो इस एल्कीन में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, और इस एल्कीन में इलेक्ट्रॉन रिलीज है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इस वाली एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बताओ मेरे को न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी इंक्रीज होगी,
न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी इंक्रीज होगी और इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये जो एल्कीन है, मतलब जो कॉमन एल्कीन है वो है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3:1। ठीक है, सॉरी 3:1 बिल्कुल हो जाएगा, सही है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये है, तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 3, 2 एंड 1। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप कि मैंने आपको बताया है कि अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊं कि एल्किन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी बोल सकता हूँ, या फिर रेट ऑफ एल्किन बोल सकता हूँ, या फिर रिएक्टिविटी ऑफ एल्किन टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, ये प्रोपोर्शनल किसके होगी। ये देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल होगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक। अब देखिए स्टूडेंट, एक कॉमन ऑर्डर में लिख दूं रिएक्टिविटी का, कॉमन ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्लस आर, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई हो जाएगा, फिर सिंपल एल्किन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस आई, माइनस एच हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, ये अपन कॉमन ऑर्डर पढ़ते हैं। एक सेकंड स्टूडेंट आप होल्ड कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्लास को आगे बढ़ाते हैं अपन। देखिए ये अपना क्या हो जाएगा, एक कॉमन ऑर्डर मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूं, जैसे मान लो स्टूडेंट मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक लिख दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH OR, ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक कॉमन एल्किन है, और यहाँ पे एल्किन में क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ये वाली रिएक्टिविटी हो जाएगी। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, और वो एग्जांपल्स आप देख लो। क्वेश्चन देखो अपना क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी भी आ सकता है, और क्या क्या आ सकता है आप बताओ मेरे को, और क्या आ सकता है आपका, रिएक्टिविटी आ सकता है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और क्या आ सकता है अपना, रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या फिर आ सकता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिजेक्ट। देखिए फटाफट अपन इनका करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो एल्किन है, ये एल्किन है और ये एल्किन, कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये ग्रुप है, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, इसमें ये वाले दो ग्रुप है, इनका कौन सा इफेक्ट, प्लस एच। देखो यहाँ पे प्लस एच लिख रहा हूं मैं क्योंकि प्लस आई भी है, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर अपन लिखते हैं। अपन जो डोमिनेंट फैक्टर कब नहीं लिखते हैं, जब दो डोमिनेंट हो, दोनों सेम हो, वरना डोमिनेंट से क्वेश्चन हो जाते हैं। एडिशनल जिसका जो प्लस आई हो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका भी कौन सा, प्लस एच और प्लस एच, इसका विड्रॉइंग पावर ज्यादा है थर्ड वाले का, तो आंसर ये हो जाएगा फिर फर्स्ट एंड सेकंड। ये इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये एल्किन हो गया, ये एल्किन है, यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं वो ये ग्रुप है। अब देखो ये ग्रुप कौन से है,
ये प्लस एच सबसे ज्यादा, ये प्लस एच उससे कम है, और इसका प्लस एच सबसे कम है, छोटा सा मैंने लिखा है, ठीक है। तो जिसका प्लस एच ज्यादा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो ये हो जाएगा अपना 1 2 एंड 3। ये लीजिए इसका आंसर हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी का। थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, ये जो अपनी एल्कीन है यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप कौन सा है, प्लस आर वाला। यहाँ पे ये एल्कीन है, इससे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप कौन सा है, ये भी प्लस आर वाला है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एल्कीन है इस पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पे प्लस एच वाला है। अब देखो डोमिनेंट कौन सा होता है, रेजोनेंस होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो ये देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो सबसे कम हो जाएगी। अब डोमिनेंट ये भी प्लस आर है, ये भी प्लस आर है, अब किसका प्लस आर ज्यादा होता है, मैंने देखो आपको काफी बार बता रखा है, NH2 का प्लस आर ज्यादा होता है किससे, OR से, क्योंकि OR की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ पावर रखता है, नहीं कि रिलीज पावर। तो रिलीज पावर इसमें NH2 का ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर और फिर थर्ड नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं अपन। एल्किन अपने को दिख रही है, और यहाँ पे फैक्टर कौन से लग रहा है, प्लस आर। यहाँ पे भी फैक्टर कौन सा लग रहा है, प्लस आर लग रहा है, ठीक है। ये एल्किन है, यहाँ पे एक तो एच ये, एक एच ये, हालांकि यहाँ पे भी एच है, लेकिन डोमिनेंट प्लस आर है तो मैंने एच नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ओनली प्लस एच फैक्टर है, और यहाँ पे कौन सा है, देखो ये एल्किन हो गई, ये एच एंड ये एच, तो यहाँ पे भी प्लस एच है। अब देखो डोमिनेंट में आर डोमिनेंट होगा एच से, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज्यादा होगी थर्ड एंड फोर्थ से। तो फर्स्ट में देखो किसका प्लस आर ज्यादा होगा, मैंने अभी बताया आपको नाइट्रोजन वाले का प्लस आर ज्यादा होगा, तो 2 1 हो जाएगा। अब प्लस एच किसका ज्यादा है, आप काउंट कर लो, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए 4, और इस पे कितने 2 एंड 2, एंड इस पे कितने 3 है, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए 7। जब 7 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज ज्यादा करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा रिलीज करेगा तो बेंजीन की एल्किन की न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 1 4 3। ये लीजिए अपना रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। अब देखो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना, ठीक है। देखो क्वेश्चन किसका है, रिएक्टिविटी का। क्वेश्चन किसका स्टूडेंट, रिएक्टिविटी का। आज की क्लास में आपको बता देता हूं मैं, चलिए आज की क्लास में एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन्स, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन। देखो क्वेश्चन अगर आ जाए किसका, रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आ जाए, तो चाहे हेलोजन कोई भी हो, -I डोमिनेंट होगा प्लस आर से, मतलब अपने को क्वेश्चन किससे करना है, -I से क्वेश्चन करना है। लीजिए -I फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा क्या, सबसे बड़ा -I लिख दिया, क्लोरीन का उससे कम होगा, थोड़ा छोटा लिखा, Br का उससे भी कम होगा और छोटा लिख दो, आयोडीन का उससे भी कम -I होगा और छोटा लिख दो, ठीक है। अब देखो -I होते हैं, ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी को या फिर जो रिएक्टिविटी है या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी को माइनस वाले तो डिक्रीज करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले क्या करते हैं, इसको डिक्रीज करते हैं। तो -I -H एंड -R वाला, ठीक है, सबसे कम न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पे आप अब कर सकते हो आप इजीली कि जिसका -I ज्यादा होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करेगा। तो आंसर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 4 3 2 एंड 1। ये लीजिए अपना आंसर हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी का। अब देखो स्टूडेंट और भी कुछ भी लगा के दे सकते हैं अपने को। एल्किन कौन सी अपनी, एल्किन ये, इसमें एल्किन ये है, और इसमें एल्किन अपने को ये दिख रही। कौन सा फैक्टर यहाँ पे लग रहा है आपको, क्या इसका प्लस आर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। देखो इसका प्लस आर नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस की भी कुछ कंडीशंस होती है ना, क्योंकि रेजोनेंस के भी तो कुछ नियम होते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है। वापिस मैं आपको बता देता हूँ रेजोनेंस कहाँ कहाँ लगता है, प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड,
माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे देखो लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस नहीं है इसमें। कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। इसका प्लस आर इफेक्ट है, और इसमें सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन दे रखे हैं, ठीक है, सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन दे रखे हैं, वो तो इसमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, और वेरिएशन में देख रहा हूं, वो देख रहा हूं प्लस आर से माइनस आई से, और ये सिंपल है, ये सिंपल है। तो अब बता दो मेरे को कि कौन सा होगा? सेकंड नंबर होगा, फिर सिंपल होगा, और फिर हो जाएगा अपना माइनस वाला, 3 नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए सिंपल लिख सकता हूं मैं इसको, ये हो जाएगा अपना प्लस आर, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? लोन पेयर यहाँ पे है, तो देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, माइनस आई लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसका कौन सा है? प्लस एच है। इसका कौन सा इफेक्ट है? रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट इसका है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा तो कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा सेकंड नंबर, ओके है। फिर उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन कर दूंगे तो ये हो जाएगा 4 नंबर, फिर सिंपल कर दूं तो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट नंबर, ठीक है। फिर देखो 3 और 5, ये दोनों माइनस आई, ये किसका माइनस आई ज्यादा होगा? देखो यहाँ पे ये एल्कीन थी, इससे डायरेक्टली जुड़ रहा है कार्बन, फिर उससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, मतलब इसका जो माइनस आई है उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, डीएनपी याद करो आप, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन है, ये डायरेक्टली जुड़ा है, मतलब डायरेक्टली, तो देखो डिस्टेंस जिसकी भी ज्यादा होगी, इंडक्टिव इफेक्ट का मैं बताऊं, इंडक्टिव इफेक्ट की जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है, तो यहाँ का माइनस आई कम रहेगा और इसका माइनस आई क्या होगा? ज्यादा रहेगा। डीएनपी को आप याद करना, तो ये हो जाएगा अपना 5 और 3, ये अपना आंसर हो गया। अब देखो एक एक क्वेश्चन अपने पूछा है, सीएसआर ने ये पूछा है कि कौन सा मतलब न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा ज्यादा होगा। जैसे ये आ गया ABCD, इस तरह के कुछ भी अपने को ऑप्शंस दे दिए होंगे, ठीक है, उस हिसाब से। चलो तो अपन डायरेक्ट इसका आंसर निकालते हैं। देखो ए एल्किन ये है, बी डी एल्किन ये रही, बी एल्काइन है, बिल्कुल ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो मैं आपको अलग से इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूं, आप सब क्लियर हो जाएगा आपको। देखो एक तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो दोनों की रिएक्शंस होगी, मतलब दोनों पे E प्लस जुड़ेंगे, किस पे E प्लस इजीली जुड़ेंगे? देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मायने नहीं रखेगा कभी भी, ये रखेगा कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। अब तो आप मेरे को एक बात बताओ कि ये जो एल्कीन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्या इनका? और इस पे कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp। इस पे भी कौन सा है? sp। चलो आप मेरे को बता दो कि sp इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बता दो आप, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? sp की ज्यादा होगी, किससे? sp2 से, मतलब इसकी खुद की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, खुद ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, ठीक है, कौन? अपना सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाला खुद इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? sp वाले को क्या बोल सकते हैं? लेस न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, लेस न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल, लेस न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना मोर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, मोर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। क्यों? देखो कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये sp2 हो गया, इस कार्बन की sp हो गया, sp का मतलब ये माइनस आई ज्यादा, ये माइनस आई कम। अब देखो जिसका माइनस आई ज्यादा है, जिसका माइनस आई ज्यादा है, तो वो कहां से दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा भाई? कहां से दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा? मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी उसकी?
कम हो जाएगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ज्यादा हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे मैं बात करूं इसकी बी वाले की, तीनों में अपन बात करते हैं बी की। तो देखो बी की रिएक्टिविटी तो सबसे कम हो गई, ये तो अपन ने सीख लिया। अब ए है, डी है, सी है। ए पे कौन सा फैक्टर लग रहा है, प्लस आर। ए पे लग रहा है प्लस आर। डी पे कौन सा लग रहा है, ये CS3, ये CS3, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। और सी पे भी कौन सा लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो प्लस आर वाले को तो भाई ऊपर ऊपर कर दो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी में। अब बात करते हैं सी एंड डी की। तो सी का प्लस एच, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सी के, तो देखो 3 तो ये रहे और एक ये रहा, कितने रहे टोटल 4 हो गए। और इसके अल्फा हाइड्रोजन देखो 3, 3 ये रहे 6 और 2 ये रहे, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 8। जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसका प्लस एच ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे मैंने ए, फिर उसके बाद में डी एंड सी एंड बी हो जाएगा। ये लीजिए स्टूडेंट इस वाला जो एग्जाम्पल है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ध्यान आपको ये रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल डबल बॉन्ड का, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ऑलवेज डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है देन ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल अपन यही रखेंगे। स्टूडेंट आपको मैं एक बात बताऊं कि आपको जो भी मतलब करवाया गया है, ठीक है, आप साथ के साथ इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। क्योंकि अब अपना जो जीओसी है उसमें लगभग 4-5 क्लासों के बाद में अपन इनके जो क्वेश्चन आंसर है उस पर चलेंगे। तो अपने को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तब तो अपने को क्वेश्चन आंसर करने में आएगा मजा, ठीक है। वरना तो देखो मैं आपको आंसर करवा दूंगा और आप उसको नोट कर लोगे, मैं आपको आंसर करवा दूंगा आप उसको नोट कर लोगे, बराबर कहानी रहेगी। और मैं ये नहीं चाहता कि जो भी स्टूडेंट मेरे से जुड़ा हुआ है, जो भी स्टूडेंट मेरे से जुड़ना चाहता है वो मतलब इस तरह की स्टडी करे, ठीक है। अपना यही फंडा रहता है हमेशा कि जो भी पढ़ा दिया आपको, चलो आपको जीओसी में फर्स्ट मैंने आपको करवाया कि कंपाउंड्स आईपीसी नेम करवाए हैं, चलो आप उसको एक बार साइड में रखो। आप जीओसी से जहां से मैंने इंडक्टिव इफेक्ट, जहां से मैंने जो रिएक्शन स्टार्ट किया है, रिएक्शन मैकेनिज्म जब वर्ड लिखा है मैंने, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफाइल, जिसमें मैंने रीजेंट और सबस्ट्रेट इनका जो वर्ड लिखा वहां से लेके, मतलब जहां से जीओसी स्टार्ट होगी वहां से लेके अब तक जो भी पढ़ाया गया उसको आप अच्छे से, उसके जो भी मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताए, उनको आप अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। 5-6 दिन बाद में या फिर सप्ताह भर बाद में, सप्ताह भर बाद में अपना जीओसी का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर अपने क्या चलेंगे, क्वेश्चन आंसर चलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर में देखो स्टूडेंट यही रहेगा, जिसको कॉन्सेप्ट आता है उसको समझ में जल्दी आएगा, और जिसको नहीं आता है उसको भी मैं ये कह रहा कि नहीं आएगा, वो भी अगर मेहनत करेगा तो बार बार अगर देखेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा। तो बेहतर अपना यही रहेगा कि टाइम रहते अपन सब चीजों को कवर कर ले, क्योंकि जीओसी अपना कंप्लीट होने वाला है, एक पोर्शन जीओसी का कंप्लीट होने वाला है, जहां तक अपन उसको लेते हैं वो पोर्शन कंप्लीट होने वाला है। तो आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।